हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज अपन केमिस्ट्री 12th क्लास का एक चैप्टर नंबर 9 और जिसका नाम है उपसह संयोजक यौगिक, जिसे संकुल यौगिक भी बोलते हैं, को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मार्क्स बेटा इसके 12th क्लास के अंतर्गत बोर्ड में जो है वो कितने हैं? 3 अंक हैं। देखो बेटा, इस यूनिट को पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रिलेशन जानना चाहते हैं कि ये जो यूनिट है ये बेटा 11th क्लास की कुछ चीज़ों से जुड़ी हुई है। इसका मतलब 11th क्लास की कई सारी चीज़ें इसमें अपने लिए काम में आएंगी। तो उसमें यदि अपन कहें तो 11th क्लास में अपन बेटा एक चीज पढ़ते हैं और वो है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण अंक बोल सकते हैं। तो रेडॉक्स यूनिट में अपन ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखते हैं, तो उसका यूटिलाइज होगा एक तो, और एक 11th क्लास की हार्ट बीट है। वैसे कि आप जानते हो पूरी केमिस्ट्री की हार्ट बीट है पीरियोडिक टेबल, और उस पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट अपने यहाँ पे एलिमेंट्स का यूज में आएगा और वो कौन है? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में भी मैक्सिमम आपको जो नजर आएगी कौन सी श्रेणी? 3D श्रेणी के एलिमेंट्स नजर आएंगे। इस बात को मैं आपको थोड़ा सा एक संकुल यौगिक का एग्जांपल से समझा सकता हूं, जैसे K4 FeCN का होल 6। ये अपन ने कॉम्प्लेक्स लिखा, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत बेटा ये जो Fe दिखाई दे रहा है, Fe आप सबको पता है कि Fe जो है कौन है? CMA, सेंट्रल मेटल एटम। तो CMA जो Fe है बेटा ये किसका तत्व है? 3D श्रेणी का, बट मींस किसका? डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक का रिलेशन भी यहाँ पे होगा। तो इन चीजों को अपन काम में लेके इस यूनिट को और इजी बना सकते हैं। यस, देखिए बेटा अपन उपसर्जक यौगिक के को 11th क्लास से कैसे रिलेटेड करके पढ़ रहे हैं ये तो अपन को पता ही है। अब उपसर्जक यौगिक को संकुल यौगिक बोलते हैं, आप सबको जानता को पता है। अब उपसहसंयोजक यौगिक में यदि अपन सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे उपसर्जक यौगिक टर्म को या संकुल यौगिक टर्म को डायरेक्टली नहीं पढ़ा जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम एक टर्म पढ़ते हैं और वो है बेटा योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक को इंग्लिश में बोला जाएगा एडिशन कंपाउंड्स। तो योगात्मक यौगिक किसे कहेंगे? पहले तो ये हमें क्लियरफाई करना पड़ेगा। योगात्मक यौगिक का ही पार्ट होगा बेटा कौन? उपसहसंयोजक यौगिक। तो योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं? सुने आप बात को, दो अथवा दो से अधिक यौगिक, दो अथवा दो से अधिक यौगिक, इसका मतलब दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये दो या दो से अधिक जो यौगिक होंगे ना बेटा, ये किस तरह के होंगे? सरल व स्थायी, अपने आप में सरल व स्थायी यौगिक। तो ये दो या दो से अधिक यौगिकों को जब अपन आणविक अनुपात में मिलाएंगे, रेशो में मिलाएंगे कि भाई ये इतना है ये इतना है, आणविक अनुपात में मिलाकर जब वाष्पित किया जाता है तो बेटा क्या होता है? नए यौगिक का निर्माण होता है, नए यौगिक बनते हैं। तो वो जो नए यौगिक होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? योगात्मक यौगिक। अब योगात्मक यौगिक को इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे एक कोई यौगिक बेटा ए है सरल स्थायी, एक यौगिक कौन है? बी, ठीक है। इन दोनों को अपन ने मिलाया और मिलाकर इनको अपन ने वाष्पित किया, वाष्पित किया तो इनकी वेपर बनी। उस वेपर को अपन ने कलेक्ट कर लिया और कलेक्ट करके उसको अपन ने ठंडा किया। तो ठंडा करने पर उसके क्या बन जाएंगे? क्रिस्टल्स बन जाएंगे। इसका मतलब अब एक क्या बन जाएगा? नया यौगिक। और वो नया यौगिक कौन होगा? योगात्मक यौगिक। इस तरह के काफी सारे एग्जांपल्स अपने सामने नजर आते हैं। उसमें मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि KCl, पोटेशियम क्लोराइड प्लस MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 6H2। जब इनको हम इस रेशो में मिलाते हैं 1:6 और मिलाकर वाष्पित किया जाता है तो बेटा नया यौगिक बनता है KCl.MgCl2.6 से H2। अब ये जो यौगिक बना ये किस तरह का यौगिक है? नए यौगिक। तो ये नए यौगिक क्या कहलाएगा बेटा? योगात्मक यौगिक।
और योगात्मक यौगिक, ये जो है इस योगात्मक यौगिक का एक बड़ा फेमस नेम है और वो है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट आगे पढ़ेंगे अपन इसको। और भी बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक फेमस एग्जांपल है, आप लोगों ने कभी सुना होगा फिटकरी, देखते भी हैं अपन पोटासाइलम। तो फिटकरी को कैसे यदि अपन देखें तो एक योगात्मक यौगिक है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, K2SO4 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस 24 H2। तो जब इनको वाष्पित किया जाएगा तो जो नया यौगिक बनेगा वो क्या होगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 क्या बेटा H2। तो ये फिटकरी का फॉर्मूला होता है पोटासियम का। और भी अपन ले सकते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस NH3 अमोनिया, 4 मोल होंगे इसके। और जब इनको वेपराइज किया जाता है तो ये एक कंपाउंड बन जाता है CuNH3 का होल 4 गुरु कोष्टक या वर्गाकार कोष्टक SO4। तो आप लोगों को बेटा यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं ये सब कैसे यौगिक है, नए यौगिक। और भी ले सकते हैं, जैसे अपन कहें फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, FeSO4 प्लस अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का क्या होगा, NH4 का Al2SO4 प्लस 6 क्या बेटा H2। हाइड्रेट ग्रुप होते हैं जब जल के अणु संयोजित होते हैं तो इनको वाष्पित करेंगे तो क्या मिलेगा, आप खुद ही बता दोगे, FeSO4 डॉट NH4 का Al2SO4 डॉट 6 से H2। यस, योगात्मक यौगिक क्या है बेटा, ये अपन जान चुके हैं, ठीक है ना। योगात्मक यौगिक के अब देखो 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार है बेटा, 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमें यूनिट का मीनिंग समझ पाएंगे। योगात्मक यौगिक जो है वो 2 प्रकार के हैं। 2 कौन कौन से, 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो है बेटा दिक् लवण, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दिक् लवण। और एक है बेटा संकुल यौगिक। क्या बोला, संकुल यौगिक। 2 पार्ट है, दिक् लवण और संकुल यौगिक। अब ये जो संकुल यौगिक है, उपसंयोजक यौगिक तो कौन है बेटा, संकुल यौगिक है, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो उपसंयोजक यौगिक है वो किस तरह के यौगिक है, योगात्मक यौगिक। लेकिन छोटा सा पार्ट और दे रखा है कि दिक् लवण भी कैसे यौगिक है, योगात्मक यौगिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को दिक् लवण, जैसे कैसे बोलते हैं डबल साल्ट, क्या बोला जाता है, डबल साल्ट। तो बेटा नाम से पता लग रहा है डबल साल्ट, जो कितने साल्ट से मिलकर बना होगा, 2 से। तो दिक् लवण किसे कहते हैं, इसको अपन पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें और फिर जब दिक् लवण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो संकुल यौगिक किसे कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। एंड फाइनली दिक् लवण और संकुल यौगिक दोनों में अपन क्या लिखें, अंतर, ठीक है सर। दिक् लवण किसे कहा जाता है, आप सभी सुने, वे योगात्मक यौगिक। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि दिक् लवण जो है वो कैसे यौगिक है, योगात्मक यौगिक है। तो वे योगात्मक यौगिक जो कि ठोस अवस्था, कौन सी अवस्था बेटा, ठोस अवस्था में तो कैसे होंगे, स्थायी, स्टेबल होंगे। लेकिन बट जलीय विलयन, जलीय विलयन, ऐसा बोल दो जलीय विलयन, ऐसा बोल दो जल में घुलने पर। जलीय विलयन में क्या होगा, अपने सभी सरल आयनों में वियोजित हो जाते हैं, वियोजित होने मतलब टूट जाते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो दिक् लवण के लिए सॉलिड फेज के अंतर्गत, सॉलिड स्टेट के अंतर्गत तो ये कैसे होंगे, स्टेबल होंगे। जैसे अपन उनको जल में घोलेंगे तो जल में घोलते ही अपने सभी सरल आयनों में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसका जल में जाते ही इनका खेल खत्म। इसको अपन ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे कि ये वाटर है, इस पात्र में अपन ने क्या ले लिया, जल ले लिया, ठीक है। और किसी भी दिक् लवण को अपन इसमें डाला तो क्या होगा,
वो दिक लवण ठोस अवस्था में तो कैसा था बेटा, अस्थायी था। जैसे ही जल में डालेंगे तो वो अपने सभी सरलायनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब वो सभी सरलायनों में टूट जाएगा तो जो भी सरलायंस अपन को मिलेंगे यहाँ, उन सभी सरलायनों का परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, टेस्ट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिक लवण किसे कहते हैं तो क्लियर हो गया। अब दिक लवण के बेटा एग्जाम्पल अपने सिलेबस, दिक लवण तो बहुत सारे होते हैं, ये अपने सिलेबस में जो दिक लवण के एग्जाम्पल्स हैं वो मेजर 3 है। अब वो 3 एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं अपन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कार्नेलाइट, क्या वर्ड है बेटा, कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट एक दिक लवण है। अब अपने सामने प्रॉब्लम क्या आती है कि अपन को कार्नेलाइट का जो है वो फॉर्मूला चाहिए। तो कार्नेलाइट के फॉर्मूले को इसी बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कार्नेलाइट एक दिक लवण है। दिक लवण का मतलब होता है जो 2 लवणों से मिलकर बनेंगे, ठीक है ना। तो कार्नेलाइट के 2 लवण कौन कौन से हैं बेटा, इसमें 2 क्लोराइड है, 2 का क्लोराइड है। आप बोलोगे सर किस किस का क्लोराइड है, एक पोटेशियम का क्लोराइड है और एक मैग्नीशियम का क्लोराइड है। तो ऑब्वियसली अपन को पता है पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, KCl, हर गरीब से गरीब बच्चा बता देगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होगा, MgCl2, क्या होगा, Mg+2Cl-। तो मैंने लिखा KCl डॉट MgCl2, ठीक है सर। और बेटा कार्नेलाइट एक हाइड्रेट होता है, हाइड्रेट का मतलब होता है जिसमें जल के अणु क्या होते हैं, संयोजित। तो यहाँ पे जल के अणु जो संयोजित होते हैं इसकी प्रॉपर्टी होती है, और वो कितने होते हैं, 6। तो डॉट 6 से H2O। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। कार्नेलाइट एक दिक लवण है। कौन कौन से 2 लवण है, एक पोटेशियम का क्लोराइड है और एक मैग्नीशियम का, और जल के कितने अणु संयोजित है, 6। तो पोटेशियम क्लोराइड KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, डॉट 6 से H2O। थोड़ा सा अपन बहुत इंटरनली जाएं तो किसी बच्चे के मन में एक छोटा सा क्वेश्चन उठ सकता है, सर कार्नेलाइट नाम कहां से आया। तो कार्नेलाइट जो नाम है वो एक रुडोल्फ बॉन कर्नोल, जर्मनी के माइनिंग इंजीनियर थे, और उन्होंने कॉर्नोल, उनका सरनेम था, कॉर्नोल के बेस पे इसका नाम क्या रखा बेटा, कार्नेलाइट। दूसरा एग्जांपल यदि अपन दिक लवण का लें तो उसमें होता है FAS, शॉर्टली बोल देते हैं FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। और इस फेरस अमोनियम सल्फेट को हम एक नाम और देते हैं, और वो होता है मोहर लवण। क्या बोला जाता है, मोहर लवण, मोहर साल्ट। इसको मोहर लवण बोलने के पीछे भी रीजन है, क्योंकि इसको खोजा था जर्मनी के एक रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक मोहर। इसका मतलब मोहर उनका क्या था, सरनेम, उसके बेस पे इसको मोहर लवण बोला जाता है, किसको, फेरस अमोनियम सल्फेट को। अब बेटा अपने सामने क्वेश्चन ये आता है कि फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे आएगा। तो नाम से पता लग रहा है फेरस अमोनियम सल्फेट, इसका मतलब 2 का सल्फेट है। 2 का किस किस का सल्फेट है, एक तो फेरस का और एक अमोनियम का, और ये भी एक हाइड्रेट होता है, इसमें भी जल के कितने अणु संयोजित होते हैं, 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फेरस सल्फेट का फॉर्मूला निकालना चाहेंगे। तो फेरस आयन आप सबको पता है क्या होता है, Fe+2। सल्फेट आयन क्या होता है, SO4-2। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या हुआ, FeSO4। अब बेटा किसका सल्फेट हो रही है, अमोनियम का। तो अमोनियम आयन क्या होता है, सबको 11th क्लास से पता है, NH4+। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, NH4 का होल ट्वाइस SO4, और चूंकि हाइड्रेट है जल के क्षाणु संयोजित होते हैं, डॉट 6 से H2। तो ये 2 हो गए बेटा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल और है यहाँ पर, और वो तीसरे नंबर का एग्जांपल यदि अपन कहें तो पोटास एलम, पोटास एलम, इसको अपन बोलते हैं फिटकरी। क्या भी बोला जाता है बेटा, फिटकरी। तो बहुत सारे बच्चों को फिटकरी का सूत्र डायरेक्टली रटा होता है, पोटास एलम में फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का ऑथराइज्ड डॉट 24 H2, इसको तो उन्होंने घोटा लगा रखा होता है उसको। जबकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, पोटास एलम जो है वो क्या है, दिक लवण, डबल साल्ट। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे जानते हैं, डबल साल्ट का मतलब क्या है, जो 2 साल्ट से मिलकर बना होगा।
तो एक्चुअल में फटकरी या पोटासियम क्या है, ये 2 का सल्फेट है। 2 का क्या है बेटा, सल्फेट। एक तो किसका सल्फेट है, पोटेशियम का, और एक किसका सल्फेट है, एल्यूमिनियम का। तो पहले तो उन दोनों के फॉर्मूला लिखें। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्वियसली K2SO4। एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि आप सबको पता है एल्यूमिनियम आयन क्या होता है, +3 सल्फेट SO4 -2 क्रॉस लगा दीजिए, तो Al2SO4 का होल थ्राइस। और बेटा 24H2O ऐसा फॉर्मूला। लेकिन बालकों कई बार कंपटीशन में होता क्या है, ये फॉर्मूला नजर ही नहीं आता, इसकी जगह पे ऐसा फॉर्मूला नजर आता है। आप देखना एक बार, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि Al2SO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या ये फटकरी का ही फॉर्मूला है? यस, ये भी इसका फॉर्मूला है फटकरी का। तो कुछ नहीं किया, हमने सरल अनुपात लिया है। आप बताइए पोटेशियम कितना है, 2, एल्यूमिनियम कितना है, 2, सल्फेट कुल कितना हुआ, 4। तो सरल रेशियो यदि ले तो पोटेशियम 1 अनुपात, एल्यूमिनियम 1 अनुपात, सल्फेट कितना हो गया, 2 अनुपात, और ये सरल रूप में करें तो कितना हो गया, 12H2। ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो ये दिक् लवण के 3 बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, कार्निलाइट, फेरस अमोनियम सल्फेट, और बेटा कौन, पोटास एलम या फटकरी। अब देखो बालको, यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आप मान लीजिए, या इनको आयंस में तोड़ना आना चाहिए, क्योंकि आपने बोला था कि जलीय विलयन में अपने सभी सरलाइनों में क्या हो जाएंगे, वियोजित। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वैसे समझ जाओगे आप। जैसे कार्निलाइट है, यदि कार्निलाइट को अपन जल में घोलें, तो सोचना कार्निलाइट को यदि अपन जल में घोलेंगे तो अपन को मिलेगा क्या, ऑब्वियसली K+ आयन मिलेगा, Cl- आयन मिलेगा, Mg+2 आयन मिलेगा। Cl- तो कॉमन हो गया, और जल के आयंस तो होंगे। तो क्या क्या आयंस मिले यदि कार्निलाइट को जल में घोलें, तो K+, Cl- दोनों के लिए कॉमन है, Mg+2। तो मिलने वाले आयंस कौन कौन से हो गए, K+, Cl- और Mg+2। अब ये जो सरल आयन है, इन आयनों का हम व्यक्तिगत क्या कर सकते हैं, परीक्षण किया जा सकता है। अब ऑब्वियसली आपसे कोई पूछ ले कि फेरस अमोनियम सल्फेट को जल में घोले तो मिलने वाले आयंस कौन कौन से होंगे, ऑब्वियसली आपको पता है फेरस सल्फेट के आयंस कौन कौन से हैं, Fe+2 और SO4-2। अमोनियम सल्फेट के कौन से बेटा, NH4+ और SO4-2। तो SO4-2 और SO4-2 तो कॉमन हो गए ना, और साथ में क्या और मिल रहे हैं, Fe+2 और NH4+। तो कौन कौन से आयन मिलेंगे, Fe+2 आयन मिलेगा, NH4+ आयन मिलेगा, और SO4-2 आयन मिलेगा। इसी तरीके से यदि आपसे कोई पूछ ले कि पोटासियम में मिलने वाले, जल में घोलने पर मिलने वाले सरल आयंस कौन कौन से होंगे, K+ होगा ऑब्वियसली, Al+3 होगा, और SO4-2 होगा। तो ये बात थी किसकी, दिक् लवण की। अब जो अपन बात करते हैं वो किसकी करते हैं बेटा, संकुल यौगिक। देखो समझना बात को थोड़ा सा, दिक् लवण आपने कहा था कि दिक् लवण वो होते हैं जो ठोस अवस्था में कैसे होते हैं, स्थायी, और जलीय विलयन में वो अपने सभी सरलायनों में वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, घटित हो जाते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि जो दिक् लवण होते हैं वो अपनी जल में पहचान खो देते हैं। जैसे सोचना आप एक बार इसको, ये कार्निलाइट है बेटा, इसको जल में घोला तो अपन को आयंस मिले K+, Cl- Mg+2। अब आप ये सोचिए, जो ये सरल आयंस मिले, इनकी कोई आइडेंटिटी है क्या, कि इनकी कोई पहचान है कि ये किससे आए, K कार्निलाइट से आए। K+ तो KO से भी मिल सकता है, K+ तो K2SO4 से भी मिल सकता है। इसका मतलब उसने अपनी जल में क्या खो दी, पहचान खो दी। तो ये जल में अपनी पहचान को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। कौन, दिक् लवण। अब बात चल रही है बेटा संकुल यौगिक, क्योंकि अपना पूरा यूनिट तो इस पर बेस्ड है, संकुल यौगिक पर, जिसे अपन क्या भी बोलते हैं आधुनिक रूप में, उपसंयोजक यौगिक। तो संकुल यौगिक किसे कहते हैं, सुनना, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि ये योगात्मक यौगिक का पार्ट ही है, कौन, संकुल यौगिक। तो बेटा वे योगात्मक यौगिक, ये तो बोलना ही पड़ेगा लैंग्वेज में, वे योगात्मक यौगिक जो कि ठोस अवस्था में तो स्थायी होते ही, सॉलिड अवस्था में तो बेटा ये क्या होंगी, ऑब्वियसली स्थायी होंगी। लेकिन जल में घोलने पर, अर्थात जलीय विलयन में भी ये अपने सभी सरल आयनों में, सभी सरल
आयनों में वियोजित नहीं होते। इसका मतलब ये जल में भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं, जबकि जल में अपनी आइडेंटिटी क्या कर चुके होते हैं, खो चुके होते हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल अपन लें। जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया K4 FeCN का होल 6, ठीक है बेटा। इसको यदि अपन जल में घोलेंगे तो इसको अपन ने जल में घोला, जल में घोलने पर, तो जल में घोलने पर क्या होगा बालकों, अपन को मिलेगा K प्लस पोटेशियम आयन जो कि सरल है, प्लस साथ में मिलेगा FeCN का होल 6 और ये वर्गाकार कोष्टक, और इसका चार्ज होगा बेटा -4, और चूंकि आप इसको बैलेंस करना है, -4 आ रहा है तो प्लस का भी कितना होना चाहिए, 4, तो पोटेशियम कितने होंगे, 4। अब बेटा यदि थोड़ा सा अपन देखें इस परिभाषित रूप को प्रूव करें, ठोस अवस्था में स्थायी थी नो डाउट, जल में घोला तो जल में घोलने पर अपने सभी सरल में वियोजित नहीं हुए। हाँ, ये जो पोटेशियम आयन मिला है ये तो एक कैसा आयन है, सरल आयन है। कैसा आयन है बेटा, सरल आयन। लेकिन जो ये आयन मिल रहा है वर्गाकार कोष्टक में जिस आयन को अपन ने लिख रखा है, ये जो है ये एक कैसा आयन है, जटिल आयन है। अब इस जटिल आयन में यदि आप करना चाहो कि Fe+2 का परीक्षण कर ले और Cn- का, तो ये हमें Fe+2 और Cn- नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जलीय विलयन में भी अपने सभी सरल में वियोजित नहीं होते। तो बड़ा थोड़ा सा समझने वाली बात है, बहुत सिंपल सा टॉपिक था ये, दिक् लवण और संकुल यौगिक। अब दिक् लवण और संकुल यौगिक में अंतर लिखना बहुत सिंपल सा है, एक और दिक् लवण लिखो, एक और क्या लिखोगे, संकुल यौगिक। पहली बात तो पहला पॉइंट तो ये लिख दो कि ये होता क्या है, ये होता क्या है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट चल रहा है, वे योगात्मक यौगिक जो कि ठोस अवस्था में कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, लेकिन जलीय विलयन में अर्थात जल में घोलने पर अपने सभी सरल में क्या हो जाते हैं, वियोजित। यहाँ थ्योरी लिखनी है वही की वही लैंग्वेज है, वियोगात्मक यौगिक जो कि ठोस अवस्था में कैसे होते हैं, स्थायी, लेकिन जलीय विलयन में अपने सभी सरल में वियोजित नहीं होते। पहला एक पॉइंट हो गया। उसी पॉइंट से दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिक निकल रहा है, जब आप ऑब्वियसली कह रहे हो कि सभी सरल में क्या हो जाते हैं, वियोजित। आप सोचिए बेटा, जब सभी सरल में वियोजित हो जाएंगे तो उन सभी सरल का परीक्षण किया जा सकता है। इसका मतलब दिक् लवण में उपस्थित सभी सरल का क्या हो सकता है,